तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए, जहां खुलते ही नए रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना। दमदार एक्शन एसजेएक्स निफ्टी में एशियाई बाजारों में और ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेतों के दम पर आज फिर से मजबूत शुरुआत के आसार। उसके बाद क्या, यह है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक और दिन है अच्छे संकेतों का सर, एक और दिन है जहां पर कई सारे फैक्टर्स पर हमें रखनी नजर। बताएं आपकी नजर आज के लिए कहां? किसको चाहिए छुट्टी? हाँ, कल सारे लोग छुट्टी मांग रहे थे। ऐसे मोमेंटम में तो नहीं चाहिए। तेजी करने वालों को तो ऐसे माहौल में छुट्टी चाहिए नहीं, और मंदी करने वालों की छुट्टी हो चुकी है। ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिनकी हो चुकी है उन्हें जरूरत नहीं है, और जिनको ऐसा माहौल बनाए और तेजी करे उनको छुट्टी की जरूरत है नहीं। तो चलिए, आज छुट्टी नहीं है, छुट्टी है, बैंक्स में है, डेट मार्केट में है, करेंसी मार्केट में। लेकिन याद रहे, आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपके लिए नहीं है। इसलिए दमदार एक्शन के लिए तैयार हो जाइए इन ट्रिगर्स के दम पर जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। डाउ में मिला जुला कारोबार दिखा, आपको लगेगा 36 पॉइंट नीचे ना, ऐसे मत देखिए ऐसे कि दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ, एसएनपी और नैस्डैक तीनों में, नैस्डैक ने तो दमदार एक्शन दिखाया है। एल&टी इन्फोटेक ने फिर से दमदार प्रदर्शन, शानदार नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। आज नतीजों के लिहाज से है बड़ा दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां तो वायदा कारोबार की, 4 और कंपनियों के नतीजे, और कैश मार्केट में बड़े इंटरेस्टिंग नाम है जो आज अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में, जैसा कि कल आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी, मुंबई में पहली बार इतने समय के बाद में कोई डेथ का आंकड़ा नहीं सुनने को मिला। अच्छी खबर थी। आज एक और अच्छी खबर, अच्छे आंकड़ों के दम पर महाराष्ट्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को राहत देने का फैसला किया है। तो ये 10 बजे के बजाय 12 बजे तक आप अपने डिनर का आनंद ले पाएंगे। बढ़िया बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। बढ़िया। हाँ, मतलब अदरवाइज तो हम जैसे लोग अगर घर से ऑफिस जाए और उसके बाद सोचे कि कहीं डिनर जाना है, एक तो नॉर्मल ट्रेवल टाइम कहीं भी जाना हो 0.5 घंटे से 1 घंटा है जाने का, 0.5 से 1 घंटा आने का है, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप जाएं, फ्रेशन अप हों, तैयार हों, फिर डिनर के लिए निकले, तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए चलिए, मुंबई कर और महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर। बिल्कुल। तो अनलॉक की प्रक्रिया में एक और अहम स्टेप, फेस्टिव सीजन के समय में देख ही रहे हैं, दमदार डिमांड है। और हमारी थीम भी है इस बार ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। पर सर, जो एक्शन आ रहा है मार्केट्स में जबरदस्त है। कल भी हमने देखा, जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो यूएस फ्यूचर्स, यूरोप थोड़ी सुस्ती दिखा रहे थे। पर ओपनिंग सुस्ती के बाद जो अमेरिका में रिकवरी आई और स्पेशली आईटी शेयर्स ने लीड करा, वहां पर भी यही दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बना ही हुआ है। सेंटिमेंट जबरदस्त है दीप, और कहीं कोई अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के संकेत है नहीं। कल आप देखिए, भले ही डाउ थोड़ा सुस्त दिख रहा हो, मैं इसीलिए कह रहा था कि अमेरिकी बाजारों को देखने का सही तरीका मैं आपको बता दूं। और वो सही तरीका ये कि देखिए, उनका चार्ट दिन के हाईज पर जाकर तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं। और नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर बंद हुआ है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी घटकर आई है। अच्छी बात है कि अमेरिकी बाजार बिना किसी खबरों के अपने फंडामेंटल्स के दम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बाजारों की सेहत के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो ग्लोबल संकेत इतने ही काफी है हमारे लिए, हमें तेजी करने के लिए। इसीलिए देखिए, आप 80 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स निफ्टी हो गया, तो हमें बहुत ज्यादा तेजी चाहिए नहीं जी। देखिए, कल एशिया सुस्त था, फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज चुस्त है, तो हम और तेज दौड़ लगाने को तैयार है, सेंचुरी मारने को तैयार है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इससे बेहतर अगर आपको उम्मीद है, तो फिर आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए इतना काफी कि वो गिरे ना जोर से, बढ़ने का काम हम अपने दम पर कर लेंगे। और अपना दम जो है वो आप देख ही रहे हैं। मेरे ख्याल से लगातार 6 दिन से सेंसेक्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। 6 दिन, पिछले 7 दिनों से रोज बढ़ रहे हैं। हाँ। और 7 में से 6 दिन नए रिकॉर्ड बनाए। और सेंसेक्स निफ्टी दमदार एक्शन। और मेरे ख्याल से ये पिछली बार ये दिसंबर 2020 जनवरी 2021 के समय में हुआ था। 2020 साल के अंत में हुआ था। तब मेरे ख्याल से 8 दिन बनाए थे, 10 दिन लगातार हमने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे। और अब वापस हम लगभग उसी ट्रेंड की तरफ है। 6 या 7 दिन निफ्टी रिकॉर्ड बना चुका है। बैंक निफ्टी 8 दिन बना चुका है ऑलरेडी, हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। सेंसेक्स भी लगभग 6-7 दिन रिकॉर्ड बना चुका है। तो वो रिकॉर्ड बनने वाला जो दिसंबर जनवरी वाला समय था, वो फिर से आता हुआ दिख रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में नो डाउट अप्रैल मई जैसा तो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी सेलेक्टिव तेजी का माहौल है। जो बढ़ रहा है वो जोर से बढ़ रहा है। अप्रैल और मई के वक्त ऐसा था, आप कुछ भी लो बढ़ रहा है। इस वक्त वैसा नहीं, कुछ भी लो वो नहीं बढ़ रहा है। जो अच्छे शेयर है वो वैसे ही बढ़ रहे हैं, जो स्पीड अप्रैल और मई के महीने की थी, तेजी से बढ़ने की, परसेंटेज में ज्यादा बढ़ने की। लेकिन हर एक शेयर नहीं बढ़ रहा। तो थोड़ा सा आपको इस मार्केट में सेलेक्टिव होना है। स्टॉक अगर आपने सही पकड़ लिया तो पैसे जल्दी से बन सकते हैं, और सही नहीं पकड़ा तो थोड़ा वक्त लग सकता है। पैसे तो तब भी बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। जो ट्रेडर्स हैं या
स्पेशली ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए तो आप कह ही रहे हैं कि बढ़िया समय है, प्राइस को मत देखिए ज़्यादा, पर जो ट्रेडर्स हैं वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स के साथ ज़्यादा जाएं, जो ट्रेंड में आ रहे हैं उनके साथ ज़्यादा जाएं, थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल्स लें, कैसे अप्रोच कैसे करें अगर वैसा अगर माहौल आप देख रहे हैं इस समय? तो देखिए, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो ट्रेडर्स के लिए क्या है दीप, वॉलेटिलिटी सबसे बड़ी दुश्मन है, उतार चढ़ाव में वो कर देता, और ट्रेडर्स की वैसे भी दुश्मन वॉलेटिलिटी है। अगर ना हो तो भी दुश्मन है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस है, ना हो तो भी दुश्मन है कि आप अगर ट्रेड लेंगे और उतार चढ़ाव नहीं होगा तो कमाएंगे कैसे? एग्जैक्टली करेक्ट। सो आपको क्या करना है, जहां उतार चढ़ाव वाली वॉलेटिलिटी में आपको लगता है कि हमारे नुकसान होने या स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना, उसको दोस्त बनाने की कोशिश करें। आप सही लेवल पर एंट्री करेंगे, वॉलेटिलिटी आपके बहुत काम आएगी। तो ट्रेड मतलब ये बाजार की एक खासियत है कि आपको मौका देता है। अब उस मौके पर आप खरीदने के बजाय बेच रहे हैं या बेचने के बजाय खरीद रहे हैं, ये आपको देखना है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, और मोमेंटम बहुत क्लियर कट है खरीदारी का। किसी भी लेवल से 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट का करेक्शन आता है निफ्टी में, वहां से खरीदारी आ जाती है। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, भले आपने नहीं भी पूछा लेकिन मैं बता दूं, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी, जब तक आप 18,000 के ऊपर है ना, आपको सोचना ही नहीं कि कई 400-500 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, कभी भी कुछ भी हो जाए। वैसे तो 18,200 ही होता है वो भी, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड पे, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब इस लेवल पर आप 100-200 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे देख ही लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आपके लिए 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही, तब तक तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं कि ट्रेंड में जरा भी हिला है मामला। सो आप 18,000 पे फोकस करिए। बाकी ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सिंपल। और अच्छा क्वेश्चन भी बन गया, अगर 18,500 पर आप हैं तो क्वेश्चन भी आपके पास गिरावट या करेक्शन का तो आ ही जाता है। 150-200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, 18,150, 18,200 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलिए सर, तो फिर बढ़िया है, आज तो काफी सारे नतीजों पर भी करनी है बात, तो शुरुआत करते हैं आज के संकेत समझ के सर। बिल्कुल, खबरें काफी है आज, और ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत और घरेलू फंड्स के संकेत हल्के नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। वायदा कारोबार माफ कीजिएगा न्यूट्रल है। सो आपके लिए 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 1 न्यूट्रल आज के लिए। ठीक है, 18,300, 18,350 मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी का आज के लिए आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये लेवल ही आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का अच्छा मौका देगी, अगर आई तो। चांस कम है। सबसे पहले तो आपको फोकस ही दीप एक लेवल पर करना है, वो है 18,440, जो कि यहाँ से 30-35 पॉइंट नीचे जहां आप कल बंद हुए। 18,440 के नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत, कमजोरी भी नहीं कहूंगा, सावधानी का पहला संकेत आएगा। तो कल का लो जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक तो आप कोई मतलब सोचो ही मत, और 80 पॉइंट ऊपर खुल गए तो फिर कहां से तोड़ेंगे? करेक्ट, फिर तो चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। करेक्ट। सो 18,440 पहला लेवल है जिस पे आपको नजर रखनी, और ऊपर जो पहले लेवल पर नजर रखनी है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन 18,300, 350 फिलहाल डे सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 18,200, 250 ब्लाइंड बाय जोन है, अच्छी खासी खरीदारी और तेजी का। ठीक है, मिलेगा ना? नहीं मिलने नहीं वाला, नहीं मिलेगा नहीं। ऊपर में 18,525, 18,575 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। रुकावट तो नहीं कहूंगा, वहां तक जाने की कोशिश देखिए 18,575 के आसपास से खुलने के संकेत दे रहा है, इस रेंज में खुलेगा। ऊपर में 18,625, 18,675 माफ कीजिएगा, ये टारगेट बनेगा आपके लिए, जहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट नहीं। ऊपरी रेंज क्या बनेगी वो आपको मैं बता ही चुका हूं। अब आइए बैंक निफ्टी। 39,350, 39,500, ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, और ये आसानी से नहीं टूटने वाला है जी। ठीक है। इसके ऊपर 38,800, 39,000, ये इसके नीचे वाला जो रेंज है 200 पॉइंट का, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग खरीदारी ये आएगा नहीं, लेकिन आपको रख के रखना जरूर है। दोनों रेंज में फर्क बहुत है, क्योंकि एकदम से डेटा जो बने हैं ना, वहाँ गैप काफ़ी है। तो 38,800 के बाद सीधा 39,350, इसके बीच में 550 पॉइंट में कहीं कोई लेवल ही नहीं है। 550 पॉइंट का वो एक, कई बार वो बोलते हैं ना, वो गैप फिलअप होना है। आई डोंट नो गैप फिलअप होना, बट स्क्रीन पे बड़ा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि फिलअप होने की जरूरत नहीं। अगर गैप से खुल जाते जी तो एक बार वहां आना जरूरी था, लेकिन गैप से नहीं खुले, स्क्रीन पे बढ़े, और स्क्रीन पे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप स्क्रीन पे बढ़ रहे हैं, तेजी करें, तो हर लेवल पर खरीदारी बिकवाली का मौका मिला है ट्रेडर्स को। सो मेरे ख्याल से 39,350, 39,500 ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 39,850, 39,950 कल का हाई जो है, ये हल्की फुल्की रुकावट है। इसको पार करेंगे तो 40,140, 250 पहली बार 40,000। कल 950 पे रोक दिया था, कल 950 पे रोका था, वो 950 पे रुक गया दीप। 947 का हाई है। बिल्कुल।
तो लेवल ऐसा मैं सोच समझ के देता हूँ, ऐसा नहीं। निफ्टी में भी आप देखिए 18,550 का लेवल था, एग्जैक्टली कल का हाई 18,544 था, तो वो लेवल बिल्कुल बराबर निकल के आए थे। सपोर्ट लेवल भी दोनों परफेक्ट रहे। तो आज 40, 140, 250 अगर एक बार 40,000 को पार करके टिके तो, वैसे अदरवाइज 39,950 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है सर, ये तो रहे बड़े लेवल्स। दिन की रेंज फिर? दिन की रेंज, छोटी वाली रेंज वही है जो कल की है, 18,440, 18,540। मीडियम रेंज 18,350, 18,600। बड़ी रेंज 18,250, 18,650 के आसपास की निकल कर आएगी, इस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 39,575, ये रेंज बहुत इंटरेस्टिंग दी है, बहुत छोटी है, 100 पॉइंट नीचे ही जहां से आप कल बंद हुए। बैंक निफ्टी पर कल 39,675 के आसपास बंद हुए, तो 100 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है 39,850 ऊपर की तरफ। मीडियम रेंज 39,350, 39,950 और बड़ी रेंज के तौर पर 39,000, 40,100 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। तो 40,000 के ऊपर के संकेत आ रहे हैं। अब वो आज आ जाए या कल आए देखने वाली बात है, लेकिन लग रहा है तैयार हो रहे हैं। अब की बार 40,000 आए गए। कल तो ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुंच ही गए थे। बिल्कुल सर। ये इंटरेस्टिंग चीज है सर कि कल बाजार की इतनी अच्छी तेजी में पीसीआर एक्चुअली कम होकर आया है 1.53 से 1.41। ये जो आखिरी आधे घंटे में, आखिरी 15 मिनट में हमने जो थोड़ी मुनाफा वसूली देखी थी, उसका इम्पैक्ट है या कैसे समझे? यही बहुत अच्छी चीज हुई है कल एक्चुअली। कल आपको याद है दीप, हम कह भी रहे थे कि दिन के दौरान तेजी होगी, पुटकॉल रेशियो थोड़ा बढ़ेगा, ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एग्जैक्टली वही हुआ। 75 पॉइंट करीबन ऊपर से निफ्टी करेक्ट हुआ। इस करेक्शन में पुटकॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल हो गया, 1.41 बहुत बढ़िया है। तो हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग में ट्रेडर्स हल्के हो जाते हैं। चाहे और ट्रेडर का मतलब नॉट नेसेसरी बुरा ना माने, ट्रेडर से आमतौर पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये रिटेल इन्वेस्टर वही ट्रेडर है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। एफआईज आपसे बड़े ट्रेडर हैं, हेज फंड आपसे बड़े ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब ये नहीं है, और ट्रेडर कोई खराब शब्द भी नहीं है। आजकल तो हजारों ऐसे मार्केट में लोग हो गए जिन्होंने ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है, और उसके लिए स्किल्स की जरूरत होती है। उसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए। आपको चार्ट्स, डेटा पढ़ना आना चाहिए, आपको वो एक टेम्परामेंट चाहिए। बिल्कुल। टेम्परामेंट से याद है, कल देखा था 2020। हाँ सर, मजा आ गया। टेम्परामेंट इसको कहते हैं। अगर एक्चुअल मैच मतलब प्रैक्टिस में ऐसा है, एक्चुअल वैसा होता तो और में कन्वर्ट कर देना चाहिए रिजल्ट के बाद। नहीं, लेकिन हाँ, मतलब गजब की परफॉर्मेंस है। तो टेम्परामेंट भी वैसा चाहिए आपको। तो दोनों चीज हैं, तभी जाके आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए ट्रेडर या ट्रेडिंग कोई खराब शब्द नहीं है जी। और अब अच्छी बात है कि पिछले साल 1.5-2 साल से अब ये एक्सेप्ट हो रहा है। और लोग ये बात को कहते हुए हिचकिचाते नहीं कि हमने लॉकडाउन में अब हमने फुल टाइम अपना मार्केट को प्रोफेशन बना लिया। ये चीजें बदल रही हैं जी, जो कि अच्छी बात है। यही फाइनेंशियल अवेयरनेस है, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है बिल्कुल जो होना चाहिए। बस ये कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, रिस्क लेने की ताकत, अपने फंड्स कितने हैं, सोच समझकर वो करने की जरूरत है। अंधाधुन आंख बंद कर किसी के कहे सुनने पर नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। तो आइए, पुटकॉल रेशियो कंफर्टेबल है, विक्स 9% बढ़कर आया। ये थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है दीप की हाल ही के लेवल में विक्स हाईएस्ट लेवल पर आया है। निचले स्तरों से आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा विक्स बढ़ चुका है। 12 के आसपास के लो हमने देखे थे, वहां से 17 तक आ चुका है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ने के आगे संकेत आ रहे, जो कि ठीक है। और एफएस की पोजीशनिंग सर ऑलमोस्ट वहीं पर रही है। हाँ, एफएस की पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं, 1% घटा है, थोड़ी बहुत हल्की सी उन्होंने पोजीशन की। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी आज एक चीज बहुत बढ़िया हुई थी जी सर, स्टॉप लॉसेस इतने क्रिस्टल क्लियर और नजदीक के निकल कर आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो क्या, कई बार मुझे खुद को भी बहुत बार सोचना पड़ता है, ये दूं कि ये दूं, ये दूं कि ये दूं। और जब किसी दिन पहली बार में आ जाता है ना, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। सो 18,300 आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर 18,300 रखना। इनको बहुत छोटा रखना है इंट्राडे बेसिस पे, वो 18,440 का रखें कल के लो का। अदरवाइज 18,300 सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी क्लियर कट स्टॉप लॉस है 39,350 के नीचे खराब होना शुरू करेगा। 50 पॉइंट का मैंने मार्जिन रखा है, 39,300 इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। ठीक है सर। शॉर्ट अगर आप हैं तो क्यों हैं, पहले तो ये सवाल पूछिए, और फिर भी हैं तो आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, कल का हाई पार करें, थैंक यू वेरी मच कर लीजिए 18,550, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी कल का हाई पार करे, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी, शॉर्ट काट लीजिए और वो होगा 40,000। बहुत क्रिस्टल क्लियर, दोनों ही लेवल सेम निकल कर आए। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों लेवल सेम निकल कर आए। तो दीप आज स्टॉप लॉस लेवल बहुत ही परफेक्ट निकले हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस लेवल्स और क्लियर लेवल्स हैं आपके लिए। जहां तक मौजूदा पोजीशंस का सवाल है, नई पोजीशंस, नई पोजीशन खरीदिए, 18,300 350 की रेंज में आए तो खरीदिए।
250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 400, 450, 475 और 540, ये 4 टारगेट आए तो आपको भी पता नहीं आएगा, मुझे भी पता नहीं आएगा। तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल खरीदारी करने की राय, और आपका स्टॉप लॉस होगा 18,300 का, ठीक है, और ऊपर के टारगेट 540, 575, 625, 675, ये 4 टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को निफ्टी में खरीदारी करनी है। अब आज जो मैं निफ्टी में शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट कॉल है दीप, और इसको ध्यान से देखिएगा, और आप सब लोग भी। कहाँ बेचना है? कल मुझे लेवल नहीं मिला, कल शॉर्ट कॉल नहीं दिया बहुत दिनों बाद, आपने देखा होगा निफ्टी पे, राइट? कल निफ्टी पे शॉर्ट कॉल था ही नहीं कि कहाँ बेचे पता नहीं चल रहा है। आज पता चल रहा है कहाँ बेचे, लेकिन बेचना कहाँ है? कल का लो टूटने के बाद। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और 18,440 का लो टूटता है तो ही आपको शॉर्ट करना, ऊपर नहीं शॉर्ट करना है, ये लेवल टूटने पर ही शॉर्ट करना है। और वो भी टूटने का मतलब ऐसे नहीं 18,439 होते हैं आप बेच दें, 18,440 के नीचे थोड़ा देखें टिक रहा है, मतलब माहौल वैसा हो रहा है, डाउ फ्यूचर देख लें, बाकी बाजार देख लें, लगे कि हाँ थोड़ा मामला ढीला है, तो 18,440 के नीचे टिकने पर ही आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 18,550 का होगा, लाइफ हाई के ऊपर का, नीचे 18,350, 300, 250, 200 यहाँ तक आ सकता है अगर 440 टूटता है। और ये भी सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स, सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बाकी ठीक है, बाकी लोगों को नीचे में 300, 350, 250 में खरीदारी के मौके ढूंढने। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट करना है तो इसी लेवल, ऊपर का नहीं है लेवल। बिल्कुल, कल तो वैसे भी आपने बोल ही दिया था नहीं करना है। हाँ, कल बोलिए, फिर भी आज अचानक से आइडिया आया कि जिनको करना ही, अब ऐसा तो है ना कि भाई अब आप जा रहे हैं कोई मिठाई की दुकान पे, आपको गुलाब जामुन पसंद है, वरुण को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो सबको अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल, किसी किसी को लॉन्ग पसंद है, किसी को शॉर्ट पसंद है, करने वाले सब करते हैं, हर चीज़ के अपने अपने कस्टमर्स हैं, तो जिनको करना ही है उनके लिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम? कि सबसे बड़ा फायदा कि आपकी रिस्क डिफाइन हो जाएगी। हाँ। नहीं तो ऊपर में ब्लू स्काई जोन में आप कहाँ बेचेंगे पता ही नहीं चलेगा। Exactly. ये हो गया आपका। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है, 39,350, 400 अगर आता है तो वहां जरूर खरीदिए। 39,300 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस है दी, सिर्फ 50-75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 100 पॉइंट का। 39,550, 675 दो छोटे टारगेट है, 850 और 925 दो मीडियम टारगेट, इतना ही। तो अगर ये आए तो अभी के माहौल को देख के लग नहीं रहा आएगा, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनको 39,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल। 39,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीद लीजिए बैंक निफ्टी। 39,850, 39,950 और 40,100 एग्रेसिव ट्रेडर्स वाला ले आइए, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 39,850, 950 और साथ ही साथ 40,100 बहुत हो गया, तो 40,250 मेरे लिए अभी आज इतने ही काफ़ी। 3 टारगेट है आज, टारगेट भी छोटे हैं, क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, आज है शॉर्ट करने की राय है बैंक निफ्टी पे, है 40,000 के आसपास, 39,900, 40,000 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो ही बेचे, और स्टिक स्टॉप लॉस 40,100 का लगा लें। 40,100 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो डबल भी कर लें, शॉर्ट भी काट लें, लॉन्ग भी कर लें। और नीचे 39,700, 600, 500 और 375, बस ये टारगेट है जिनके लिए आप चाहें तो एक चांस बिकवाली का ले सकते हैं बस। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी आज के लिए जहां तक बाजार में पोजीशंस का सवाल है। सर रोज बैन लिस्ट में काफी सारे बदलाव हम देख रहे हैं, और कल भी बैन से बेनिफिट में जो बताया था बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा। बैंक ऑफ बड़ौदा और IRCTC ये दोनों बैंक बैन से बाहर आ गए हैं, उसके सामने एस्कॉर्ट्स, नाल्को और अमर राजा ये फ्रेश एंट्री ले ली है। अभी भी बने हुए हैं BHEL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, वोडाफोन और साथ ही सन टीवी। तो रोज यहाँ पर बड़ा सेल नहीं है, सेल नहीं है, हाँ, आते आते रहेगी, जस्ट लगी। अच्छी बात है, बैन लिस्ट में बदलाव होने का मतलब है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी पूरी है। बिल्कुल, नहीं तो एक बार गया अंदर फिट हो गया वापस, जैसे सन टीवी टाइप्स कुछ होता ही नहीं। सो एक्टिविटी होते रहनी चाहिए, आते रहे बाहर अंदर। FNO बना ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए, तो वो दोनों एक्शन होते रहना चाहिए। आज वरुण सोच रहा है IRCTC पर क्या करें, बैन आने वाले भी बना दी, बाहर आने वाले भी बना दी, अब क्या करें उस पर? नहीं अभी तो ठीक है, अगली बार जब वरुण रिसर्च बनाएंगे ना तो बहुत लाइफ में कंफ्यूजन रहेगा। अब आज भी कंफ्यूजन तो हो गई कि पहले भाग गया, अब आज भागेगा या नहीं, देखो क्या होता है। चलिए, तो ये आपके लिए बैन लिस्ट के अपडेट। सर डेटा की बात करें, एक दिन लगा कि FIs की एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, कल भी कैश में खरीदारी करी बट वैसी एक्टिविटी नहीं दिखी, और फ्यूचर्स में तो बिकवाली है। हाँ, थोड़े डेटा जैसे मार्केट थे वैसे तो नहीं है जी, क्योंकि फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली FIs के डेटा से मार्केट चल भी नहीं रहा है, तो 1700 करोड़ के आसपास की नहीं माफ कीजिएगा, 500 करोड़ की खरीदारी FIs की कैश में, और 500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो लगभग बराबर के। 1321 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो नेट आप कह सकते हैं 1300 करोड़ के आसपास की बिकवाली है उनकी।
तो थोड़ी सी है, उस हिसाब से नेगेटिव है। देखो इसका मतलब क्या दीप, इसके ट्रेंड का मतलब सिंपल होता है, बुझे मन से खरीद रहे हैं मतलब हम रह गए, सब लिए जा रहे हैं, थोड़ा हमको मतलब वो भारी मन से तो दम लगा कर नहीं खरीद। कई बार हम ये सुनते हैं ना कि रिटेल आ गया तो बहुत यूफोरिक हो गया मार्केट, और जब रिटेल बहुत जोर से आता है तो मार्केट गिर जाता है। ये ना हर बार ना चीज़ें बहुत बदलती है जी, और इस बुल रन में बहुत सारी चीज़ें बदल दी जो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं जी। पहली चीज़ तो बदली वैल्यूएशन को लेकर, बिल्कुल वो ज़माना ही चला गया जो 28-30 के पी मल्टीपल पर आप बोलते थे कि एक्सपेंसिव है। आज 150, 160, 180 के पी मल्टीपल पर IRCTC है और लोग बोलते 25,000 हो जाएगा तो अब मैं ये नहीं कह रहा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये कि चीज़ें बदल रही। दूसरी चीज़ें जो बदल रही है, पहले हमेशा एक बैरोमीटर ये होता था कि रिटेल क्या कर रहा है जी। अगर रिटेल बहुत फुल फेज घुस के आ गया इसका मतलब मार्केट जाने वाला है। अब कहाँ है, कौन जाने। आज से 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि FIs क्या करिए। FIs लेने आ रही है, चलिए अब मार्केट टॉप बनेगा। FIs बेचने आ रही है, अब मार्केट बॉटम बनेगा। इस साल और 2020 में तो हमने यही देखा है। बिल्कुल 23 मार्च को तो सबसे ज़्यादा FIs नहीं बेचा था, बिल्कुल बॉटम भी उसी दिन बना, और जब ये खरीदने आएंगे तब टॉप बनेगा। ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो देखो वक्त के साथ चीज़ें बदलती है ना। सो इस बार भी बदलेगी, इस बुल रन में हम कुछ नया सीखेंगे। सो नॉट नेसेसरी कि रिटेल जो कर रहा है उसी के बेसिस पे आप ये सोचें कि मार्केट वैसा था। तो यूफोरिया तो सब तरफ हो सकता है, बिल्कुल, और या फिर एक्शन उल्टा कि सभी तरफ हो सकता है। तो देखो FIs भी देखते हैं कब लेने आते हैं, जब लेने आते हैं तब टॉप बनता है नहीं, ये भी रिसर्च करेंगे इस बार। बिल्कुल सर तो फिलहाल ये डेटा है। आइए FNO के डेटा भी बता दूं। 18,500 मेक और ब्रेक लेवल है, जिससे 25 पॉइंट नीचे आप बंद हुए। 18,500 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 35 लाख शेयर हैं। तो 18,525, 18,475, 18,525 ये, या यूं समझ लीजिए 18,450, 18,550, ये 100 पॉइंट की रेंज टाइम पास है। इसके किसी एक तरफ निकले तो 50 से 100 पॉइंट की और तेजी बनेगी, जिसकी संभावना ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रही है। एक बार ऊपर खुल गए तो 18,500, 450, 18,500 आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा, जो कल के लोज है आसानी से टूटने वाले हैं नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,500 तुरंत सपोर्ट है, 10 लाख शेयर पुट में है, और 40,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, कॉल्स में 15 लाख शेयर हैं। तो 39,500, 40,000 ये छोटी 500 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर जो रेंज बनेगी 18,450 से लेकर 18,550 की, इस रेंज के बाहर जब निकलेगा तो एक तरफ बड़ा मूव। क्लियर है सर। तो चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और आज का पूरा सेटअप SGX निफ्टी 80 पॉइंट्स ऊपर अच्छी शुरुआत के लिए तैयार। आइए देख लें फिर कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से नतीजों के बारे में भी करेंगे चर्चा, पर हमारे साथ हैं मानसी, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष। मानसी, नतीजे पर इस बार हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है वरिंदर के साथ। आपको नतीजे है ना बहुत रिफाइन होकर एकदम, हमने क्या प्लान किया है जी कि टॉप 3 और वर्स्ट 3, ओके, सबसे सबसे बढ़िया 3 नतीजे कौन से हैं और सबसे खराब 3 नतीजे कौन से हैं। बस किसी दिन कम होंगे तो कम बताएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो क्या होगा कि आप एकदम फोकस रहेंगे कि कौन से रिजल्ट पे फोकस करना है। तो वरिंदर इस बार रिजल्ट सीजन में आपके लिए और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा फोकस रिसर्च लेकर आने वाले। बहुत बढ़िया सर। चलिए तो आपके फायदे की बात है, और रिजल्ट एक्सरे आज से फिर से शुरू हो रहा है रोज 8:40 पर। वरिंदर बंसल होंगे हमारे साथ। मानसी बताएं कौन से हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों से शुरुआत कर रही हूँ। कैश स्पेस की कई सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। चुनिंदा कंपनियां हाइडेलबर्ग सीमेंट, ICICI सिक्योरिटीज, रैलिस इंडिया, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जुबिलियंट, इनग्रेविया, टाटा स्टील, BSL, इन कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की 12:45 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और आदर्श नायर जो कि चीफ प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं भारतीय एयरटेल के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। तो इस इवेंट पर फोकस रहेगा। ईद पर आज क्लियरिंग हॉलिडे है, तो बैंक और करेंसी मार्केट्स बंद हैं। इसके अलावा DB रियल्टी और डॉलर इंडस्ट्री दोनों ही कंपनियां ASM फ्रेमवर्क के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। प्राइस बैंड रिवीजन की अगर बात करें, टाटा मोटर्स लिमिटेड, साथ ही टाटा मोटर्स DVR, MSTC और महाराष्ट्र सीमलेस, इनके प्राइस बैंड रिवाइज हुए हैं 20% से 10%, और हिंदुस्तान मोटर्स, इनकी प्राइस बैंड 10% से 5% रिवाइज हुई हैं। टाटा कॉफी कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के कामकाजी मुनाफे को देखें, करीब 15% की बढ़त है, 88 करोड़ से 102 करोड़ पर कंपनी के कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा आया है। मार्जिन 16% से 18.7% पर जाते हुए दिखे हैं, और मुनाफा जो है 26%
10% की बढ़त यहाँ पर है। 42 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 53 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। प्रॉफिट्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसी के चलते यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही नतीजे। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से हैं नतीजे? गुड मॉर्निंग दिपांशु। आज आप देखिए सबसे पहले तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, वेस्ट साइड डेवलपमेंट और जितने भी QSR हैं, जितनी भी रेस्टोरेंट कंपनीज हैं, इन सब पर आपको नजर रखनी है। महाराष्ट्र, मुंबई सबके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट्स खुले रखने की जो समय सीमा है वो उन्होंने बढ़ा दी है। सरकार ने 10 बजे का समय रखा था, अब वो एक्सटेंड करके 12 बजे, रात के 12 बजे तक खुली रहेंगी। 22 अक्टूबर से अम्यूजमेंट पार्क्स भी खोलने की अनुमति मिल चुकी है, तो इन सब कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। इन्फोएज हमने आपको कल ही बता दिया था, सेबी ने पॉलिसी बाजार के IPO को मंजूरी दे दी है। 6000 करोड़ के IPO को यहाँ पे मंजूरी मिली है, ये पॉजिटिव है इन्फोएज के लिए। IEX 31 अक्टूबर को बोनस इशू करने पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी 21 अक्टूबर को। और TT के प्रेस्टीज पर नजर रखें, जहाँ पे 27 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी, वहां पे शेयर स्प्लिट पर फैसला होता हुआ दिखेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है। आप देखिए टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक राहत की खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी को राहत देने के लिए इक्विटी का फॉर्मूला आने वाले समय में लगाएगा। ये जो बकाया होगा मॉरिटोरियम का, उसके भुगतान करने के लिए सरकार को इक्विटी जारी कर सकेगी कंपनीज, ये पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरी तरफ DOT ने टेलीकॉम कंपनीज को मॉरिटोरियम और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर नजर रखने को कहा है। 29 अक्टूबर तक जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको रिस्पॉन्ड करने को भी कहा है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो टेलीकॉम स्टॉक्स पर रहेगा फोकस। राहत के संकेत आ रहे हैं। 29 तारीख को कंपनीज को अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा इस पूरे मामले में। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए? गुड मॉर्निंग दीप। तो यहाँ पे एविएशन काउंटर्स, उस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि एविएशन डेटा जो है पिछले महीने का वो आया है। और यहाँ पे सितंबर में जो एयर ट्रैफिक डेटा है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ करीब 5.4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और ईयर ऑन ईयर 79% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इंडिगो और स्पाइस जेट का जो लोड फैक्टर है उसमें हल्की गिरावट हुई है। इंडिगो 74% से गिर के 73.6, स्पाइस जेट 79.6% से गिर के 78.8। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी खबर ये आई है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस खुलने के बाद से अब तक का सबसे बेहतर जो एयर ट्रैफिक है, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो फ्लाई करते हैं, उसका डेटा इस संडे को देखने मिला। करीब 3.27 लाख ट्रैवलर्स ने इस संडे को फ्लाइट ली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका सितंबर का डेटा तो आप देखिए, साथ ही साथ इस संडे का जो डेटा है वो भी देखिए। छुट्टियों का भरपूर फायदा लोगों ने उठाया है। ईडलवाइज यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग कारोबार को अलग करने के लिए मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। 61% के आसपास का हिस्सा जो है वो ये अलग करेंगे, और अब ये जो इंश्योरेंस की सब्सिडरी है वो इस कंपनी की सब्सिडरी नहीं रहने वाली है। सेल LIC ने 2% के आसपास का हिस्सा जो है इस कंपनी में घटाया है। कुल हिस्सा जो है 8.69% से घटकर 6.68% हुआ है। जून से अक्टूबर के बीच में हिस्सा जो है वो कम किया गया है। HJ इंफ्रा, यहाँ पे कुल 2615 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इस कंपनी ने बोली जीती है। NHAI से 2 प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित किए गए हैं। करीब 1492 करोड़ और 1123 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी ने जीत लिए हैं। हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रखेगा, क्योंकि कुछ कल खबरें चल रही थी कि वेदांता ग्रुप शायद इसमें हिस्सा खरीद सकता है, लेकिन वेदांता की तरफ से सफाई आई है कि सरकार का 10% के आसपास का हिस्सा खरीदने की कंपनी की कोई योजना नहीं है। इस खबर का कंपनी ने खंडन किया है। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि अब इस कंपनी की जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो अगले महीने शुरू हो सकती है। तो काफ़ी खबरों में हिंदुस्तान कॉपर है, यहाँ पे नजर रखेगा। और हिंदुजा ग्लोबल, इस कंपनी पे नजर रखेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर BPO सर्विस का ये कंपनी स्टेक बेच रही थी, उसको CCI का अप्रूवल मिल चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए अब नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर नतीजे कुछ खास तो देखने को नहीं मिले थे, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सबने एक ही पॉइंट कॉमन हाईलाइट करके कहा है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर इस बार तिमाही में देखने को मिला। हालांकि कीमतें हाइक हुई हैं और आगे भी जाकर मान रहे कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है इसे कंपनी जो है पास ऑन करती हुई नजर आएगी, यानी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जेफरीज जो है होल्ड की रेटिंग दे रहे 7,200 रुपये का लक्ष्य दिया है।
करीब 7,400 की कल की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 6,890 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य घटा है 9,150 रुपए से घटाकर 8,950 कर दिया। HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं 8,200 रुपए के लक्ष्य के लिए और CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है, करीब करीब 8,300 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा L&T इन्फोटेक यहाँ पर भी नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि लगातार कंपनी जो है अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है। जो इनकी आय आई है वो अनुमान काफी बेहतर देखने को मिली है। एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया देखने को मिला है, जिसके चलते अच्छे अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिले। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो बढ़ा है, 6,040 रुपए से बढ़ाकर 6,290 रुपए कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स हालांकि स्टॉक पर थोड़े से बेरिश है, बिकवाली की राय को बरकरार रखें और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, एडजस्ट किया इनफैक्ट 4,540 रुपए से बढ़ाकर 5,071 रुपए कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दिया, सिटी ने भी अंडरवेट की रेटिंग दिया 5,180 रुपए के लक्ष्य ले। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो सबकी पॉजिटिव नजर आ रही है। JSPL स्टॉक पर भी नजर रखिए, CLSA की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 576 रुपए के लक्ष्य दिए और ये मान रहे कि कंपनी जो है अब चौथी भारत की सबसे दिग्गज स्टील कंपनी बनने जा रही है। डेट रिडक्शन किया और आगे जाकर जो सुपर साइकिल है इसका भी पूरा बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस की एक बढ़िया रिपोर्ट है ये हिंडाल्को पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है, 555 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 640 रुपए कर दिया है। 543 कल की क्लोजिंग और इनफैक्ट इन्होंने जो एक कॉमन पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं भी कल आपको इसके बारे में बता रहा था कि इनका जो नॉन LME एक्सपोजर है यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफी बढ़िया है। इसके चलते मान रहे कि कंपनी को आगे जाकर फायदा होगा। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि नोमिरा ने जो है रेटिंग घटा दी है, खरीदारी की राय से बदलकर अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य हालांकि इन्होंने बढ़ा है, 2400 से बढ़ाकर 2850 कर दिया है। 2,710 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज फोकस। आइए बढ़ते आगे, शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को। वक्त है पिक ऑफ द डे का। किरण जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप गुड मॉर्निंग। मुझे बाय करना है IT सेक्टर में, अच्छे खासे मूव्स कल के सत्र में देखने को मिले उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल जाना चाहिए आज। टेक महिंद्रा मेरा पिक रहेगा, 1480 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरा स्टॉप लॉस 1455 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 1525 1530 के लेवल्स आपको आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। टेक महिंद्रा से किया है शुरुआत खरीदारी की किरण जी ने। कुणाल जी आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग। ₹154 का 154 का स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है नहीं जी 165 के भाव आते देखेंगे तो NMDC में मेरी खरीदारी की राय। ओके, 154 का स्टॉप लॉस, 165 NMDC ये है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 157.50 पर हुआ है ये बंद, यहां पर भी तेजी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आप ये चमकती हुई टाई और पॉकेट स्क्वायर के साथ अनिल जी कुछ एक्स्ट्रा चमक रहे हैं, तो अनिल जी क्या इरादे हैं आपके? लाइफ हाई बनाने के नया रिकॉर्ड, अनिल जी आप नया रिकॉर्ड। चलिए अनिल जी, अच्छा है, नया रिकॉर्ड है। तो पिछली बार भी आपने पॉकेट स्क्वायर पहना था तो उस दिन कुछ तूफानी हुआ था, आज भी कुछ अच्छे वाला तूफानी हो, इसी की अनिल जी उम्मीद है और उसी के लिए अनिल जी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। और जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट MHRIL पर मेरी खरीदारी की राय है। रिवेंज टूरिज्म के चलते सारे ये होटल स्टॉक्स भाग गए, ये बचा हुआ है, ब्रेकआउट की कगार पर है। 239 का स्टॉप लॉस है, 257 257 के टारगेट के लिए महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स पर खरीदारी की राय है। दीप, ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं उनका पूरा अप्रेजल परफॉर्मेंस का एनालिसिस सारा बंसल जी रोज ही कर देते हैं, मतलब तो उससे समझ में आ जाता कपड़े हमें कैसे दिए हैं, बराबर दिए कि नहीं। तो बंसल जी हमारा काम है जिस दिन रिएक्ट नहीं करें उस दिन समझ लेना कि मतलब बंसल जी समझ तो गए होंगे आप। लेकिन चलिए बंसल जी शुक्रिया आपका। महिंद्रा हॉलीडेज 239 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की राय, 257 का टारगेट। अविनाश जी क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बेसिकली एल्यूमिनियम सेक्टर का दिग्गज प्लेयर है नैल्को। हमको लग रहा है कि एल्यूमिनियम में जो तेजी देखने को मिली है वो मल्टी ईयर रैली होगी, और यहाँ पे जो मुनाफा नॉट ओनली सेकंड क्वार्टर में लेकिन जो आने वाला साल है दैट इज FY22 के लिए बहुत ही दमदार रहेगी। नाल्को में मैं समझता हूँ कि अभी भी इस लेवल पे खरीदना चाहिए। करीबन 140 145 का कम से कम शॉर्ट टर्म का टारगेट है जो आपको 3 से 4 महीने में पॉसिबल लग रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक हमको हाल ही में हमने रिसर्च की है वो कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स। अनिल जी, ये कंपनी का पब्लिक इशू हाल ही में हुआ था करीबन 990 रुपए में, लेकिन इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि ये बेसिकली MNC कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे कि SKF है, NRB है, शेफलर इंडिया है, टिमकन है, और करीबन 56% एक्सपोर्ट से ये बिजनेस कमाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 22-23% की EBITDA मार्जिन है, और अगर ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखें तो 30% की ROE पे ऑपरेट करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी ने अभी एक्सपेंशन ऑलरेडी अनाउंस किया है और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी 2 बड़े ऑर्डर्स बैक किए और इसका फायदा कंपनी को आने वाला साल और अगले साल आएगा। तो करीबन 6 से 12 महीने की अगर अवधि है तो मैं समझता हूँ कि FY22 और 23 के लिए बहुत ही दमदार नंबर आएंगे। करीबन 1350 to 1400 का टारगेट लेके इसको डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। ये ऐसी फॉर्जिंग कंपनी है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो इन्वेस्टर्स को मिस करना नहीं चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को खरीदारी करने की राय, और साथ ही रोलेक्स रिंग्स ये कैश मार्केट का स्टॉक है जहां पर भी हाल ही की लिस्टिंग है, इस स्टॉक में भी खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये वो रोलेक्स घड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं है। काफी लोग जब IPO आया था तब ये बड़े मजेदार चले थे, कुछ लोगों ने बोला भी मैंने वो समझ के IPO में पैसा लगाया। तो आपको फंडामेंटल्स पूरी तरह से समझा दिए हैं अविनाश जी ने। रोलेक्स रिंग्स ये एक और कंपनी है जहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। सिमी जी भी हमारे साथ हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कैसा रहा आपका फेस्टिव सीजन? मेरे ख्याल से 4-5 दिनों की छुट्टी के बाद आई है सिमी जी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा रहा मेरा हॉलीडेज, और ये मतलब साल में एक बार ही आता है तो हम लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। मेरा मतलब आवाज़ भी बैठ गया है, फिर भी ठीक है, वापस तो आना ही पड़ा। कल भी मैंने अपीयर किया था, आज भी मैं कर रही हूँ। कल मैंने 11 बजे का शो में अपीयर किया था, आज मैं कर रही हूँ। और आज के लिए मेरा जो पिक ऑफ द डे होगा वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो PSU बैंक में मुझे लगता है कि एक नए मोमेंटम देखने को मिला है, और इस मोमेंटम को मुझे लगता है कि मेंटेन होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 90 के ऊपर का क्लोजिंग आया था कल, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 100 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने का सलाह होगा 90 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट होगा 96, दूसरा 99, तीसरा होगा 104। इसमें मेरा पोर्टफोलियो में निवेश है इसमें, और मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है स्टॉक। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सिमी जी का भरोसा है इस काउंटर पर, और हम भी आपको कह रहे हैं लगातार कि बैंक्स पर रखी नज़र। PSU प्राइवेट दोनों ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है परफॉर्मेंस रिलेटेड नज़र। टाटा कॉफ़ी, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं। नतीजे तो यहाँ पर ठीक आते हुए दिखे हैं, चार्ट्स पर क्या राय बनेगी आपकी सर? कुणाल जी, टाटा कॉफी सर। ओके, कुणाल जी के साथ ऑडियो। कुणाल जी से चाय वाला पूछो, कॉफी वाला सुनते नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़ा वक्त भी बदल रहा है तो कॉफी भी कुणाल जी की प्रेफरेंस। बंसल जी बताएंगे। कुणाल जी जो काम कुणाल जी नहीं करते वो बंसल, क्योंकि बंसल जी के भी 80% काम तो कुणाल जी करते हैं। कुणाल जी के 20% काम तो बंसल जी आप करें। अनिल जी चार्ट बढ़िया है, और इसको अनिल जी मैंने कुछ दिनों पहले रिकमेंड भी किया था टाटा कॉफी को। जिस दिन कुणाल जी ने कॉफी पिलाई थी उसके अगले दिन रिकमेंड भी किया था। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएटली 1-2 दिन की बात करें तो 227 का एक स्टॉप लॉस बैठता है, और स्टॉक एक ब्लास्ट कर सकता है। तो 227 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदारी की राय है 248 से लेकर 254 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय टाटा कॉफी पर इस वक्त आती हुई। आइए, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत का पहला शो, आइए करते हैं स्वागत वरिंदर बंसल का। इस रिजल्ट सीजन वरिंदर आपके लिए लेकर आ रहे हैं और बेहतरीन रिफाइंड, फोकस्ड और एकदम साफ सुथरी क्रिस्टल क्लियर आपके काम की रिसर्च। और इस रिसर्च में हम ये करने जा रहे हैं, इस रिजल्ट सीजन आपको 3 ऐसे रिजल्ट्स बताए जाएंगे जो सबसे बेहतरीन रहे, और 3 वो रिजल्ट
जो सबसे ख़राब या कमज़ोर रहे, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मिले। वरिंदर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार रिसर्च में आपने और ज़्यादा वो कहना चाहिए शार्पनेस, पैनापन लेके आए, वो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएगी। बताइए, शुरुआत कीजिए, चूँकि आज इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही, पहले तो ये बताइए कि अब तक जो रिजल्ट सीजन रहा है कैसे देख रहे हैं आप? हिट्स हैं, मिसेज हैं, न्यूट्रल है, और इसके बेसिस पे पूरा सीजन कैसे जाने वाला, जरा ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप यू इंस्पायर मी, इसलिए ये चीज काम कर सकता हूँ सर। सुबह सुबह पढ़ते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है, सो आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे सीखने को बहुत मिलता है। रिजल्ट सीजन की बात की सर, टू बी ऑनेस्ट सर, रिजल्ट सीजन हैज बीन वेरी वेरी गुड। अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी में देखें जो ज्यादा नंबर्स आए हैं, तो उसमें थोड़ा सा टीसीएस ने खराब नंबर्स दिए, बट अदरवाइज इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री और अभी एल&टी इन्फोटेक, इन सब ने नंबर्स बहुत अच्छे दिए। प्री क्वार्टर नंबर्स चाहे वो बैंक से आए, चाहे वो रियल एस्टेट से आए, चाहे वो टाइटन से आए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आए नंबर सबके सर। एचडीएफसी बैंक के नंबर शानदार थे, जो हमें बता रहा है कि किस तरीके से कोविड स्ट्रेस खत्म हो रहा है। मिड कैप में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर। टेक्सटाइल का नंबर है जो मैं आज जिक्र करूंगा, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। ऑटोमोटिव में आरके फॉर्जिंग हुआ, क्राफ्ट में के नंबर्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, एक्सपेक्टेशन से अच्छी आ रहे हैं। आईटी एज ए सेक्टर, एज ए सेट की 9 आउट ऑफ 10 नंबर्स आर कमिंग गुड। अगर मैं आज के नंबर से फोकस कर सकता हूं सर, जैसे आपने बोला कि लेट्स ट्राई टू ब्रिंग शार्पनेस टू नंबर्स, तो अगर मैं अच्छे नंबर्स में देखूं और टॉप 3 में देखूं, तो मेरे लिए सबसे ऊपर जो नंबर आता है आज की डेट में वो एल&टी इन्फोटेक आता है सर। आई नो कि ये स्टॉक महंगा है, आई नो ये स्टॉक बढ़ चुका है सर, बट आप एक ही चीज देखिए सर, इसमें जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज है सर, वो कुछ और ही कर रही है जो लार्ज कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं कर रही है। मैं आपको नंबर देता हूं सर, टीसीएस ने 3% ग्रोथ किया, इन्फोसिस ने 5.5% किया, विप्रो ने 6.8% किया। ये लार्ज कैप आईटी कंपनीज है सर। माइंडट्री ने 12.7% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ किया था क्वार्टर क्वार्टर, इसलिए उसका जो स्टॉक है 10-12% ऊपर था सर। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर एल&टी इन्फोटेक वाज 8.3%, जो एक्सपेक्टेड था कि 5.5% के आसपास आएगा। सो आप देख सकते हैं सर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 3 से लेकर 7% तक ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे मिड कैप आईटीज 8 से 12% तक ग्रो कर रही हैं। एबिट मार्जिन ऑफ कोर्स 17.2% आया कंपेयर टू एक्सपेक्टेड 16.8%। कमेंट्री बहुत शानदार थी सर। स्टॉक महंगा है, 40 टाइम पे ट्रेड करता है, बट हु एम आई टू आर्ग्यू विद द मार्केट्स। एक चीज बोलूंगा सर, अगर आपको एल&टी इन्फोटेक के नंबर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज एल&टी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एल&टी का सर मार्केट कैप अगर 2.5 लाख करोड़ है, उसका जो वैल्यू है लिस्टेड एंटिटीज में कुछ 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। सो आई थिंक इफ पीपल विल लव माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, और कल एक और कंपनी का नंबर आ रहा है, इनका टेक्नोलॉजी कंपनी का नंबर आ रहा है, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू मिस एल&टी। दूसरा नंबर सर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, रूट की बात करूंगा। रूट वाज ओके नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, महंगा स्टॉक है, बट अदरवाइज फर्स्ट क्वार्टर खराब था, अभी इंडिया वॉल्यूम बैक पे आ गया, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक कंपनी सर जो ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे आपके चैनल पे, वो है टेक्सटाइल कंपनी, जो है वो है एसवीपी ग्लोबल। आई थिंक टेक्सटाइल में कुछ ऐसा काम हो रहा है सर जो हमने बहुत टाइम से देखा नहीं था। आपको कब याद होगा सर जब हमने देखा कि एक कोई टेक्सटाइल कंपनी क्यूआईपी कर रही है, गोकुलदास ने क्यूआईपी से पैसा रेज किया, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने एक टेक्सटाइल कंपनी में संगम इंडिया में पैसा डाला। अभी एसवीपी ग्लोबल के नंबर्स देखिए सर, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर्स। इसका एबिटा 86% ऊपर था, इसका एबिटा मार्जिन सर 23% आ गया है, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी में बहुत कम होता है सर कि आप 20% मार्जिन से ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। जब भी हम टेक्सटाइल की बात करते थे कभी 1 साल पहले लोगों से, तो यही पूछते थे कि यार आरओसी नहीं आता, आरओसी नहीं आता, आरओसी नहीं आता। नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ आरओसीज दिस कंपनीज विल बी गेटिंग, और ये 10 टाइम पे ट्रेड करता है सर। मगर एसवीपी ग्लोबल पे फोकस मैं कम करूंगा सर, बट मैं कुछ और कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ और कंपनीज है जो आज के टाइम पे भी 6, 7, 8 के मल्टीपल में मिलती हैं। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द टेक्सटाइल स्पेस जो आज भी बहुत सस्ती हैं और उनके आरओसीज 20% से ऊपर जाएंगे। तीसरा कंपनी सर जो मैं अगर अच्छा बोल सकता हूँ वो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन है। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पे कि इसके नंबर्स अच्छे आए थे, जितना एक्सपेक्टेड था उतने आए थे एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से बहुत दिखेंगे, तो अगर आपको वाई क्वार्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा सर इसका जो सेल्स है 54% ऊपर गया है, एबिटा प्रॉफिट कुछ 23 करोड़ से 50 करोड़ गया है, तो वो इन एक्सपेक्टेड लाइंस था। इसमें थोड़ा एक ही चीज था सर, इसका एबिटा मार्जिन कम हुआ है, 27% से 25% हुआ है। सो नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक उतना महंगा नहीं है, 25 टाइम पे ट्रेड करता है, बट मार्जिन थोड़े से कमजोर हुए हैं। सो मेरे 3 जो अगर मैं बोलूं तो एल&टी इन्फोटेक सबसे पहले, दूसरा एसवीपी ग्लोबल और तीसरा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। वीक रिजल्ट्स में सर हेडसन एग्रो को डाला मैंने, एक ही नंबर है हेडसन एग्रो। इसके सेल्स इंप्रूव हुए हैं सर, मार्जिन में बहुत कम हुआ है, मार्जिन हैव फॉलन वेरी शार्पली फॉर दिस कंपनी।
एंड बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस देयर इज नो रूम टू एरर। अगर आप सिर्फ वैल्यूएशंस देखें सर तो ये 120 टाइम्स पे ट्रेड करता है। सेल 6% ऊपर थी सर क्वार्टर क्वार्टर, YoY 23% ऊपर थी, बट मार्जिन 14.5% से 12.5% आ चुके हैं इस कंपनी के हेडसन एग्रो के। सो जैसे डीमार्ट के साथ कल हुआ सर कि सब इनलाइन था, बट बिकॉज इतना महंगा स्टॉक है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इन सम कंपनीज जहां पे वैल्यूएशन इस तरीके से हो चुके हैं उनमें कोई रूम टू एरर नहीं है। सो मेरे क्रम में सर L&T इन्फोटेक, SVP ग्लोबल और क्राफ्टन ऑटोमेशन। तो ये आज का जो आपकी अपीयरेंस है वो वार्म अप सेशन है, तो कल से जो काम बढ़ने वाला है और धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे। सबसे बड़ी मतलब आई डोंट थिंक आपके लिए ये मुश्किल होगा कि रिजल्ट को एनालिसिस कैसे करना है। जो मुश्किल काम होगा वरिंदर के लिए वो मैं बताऊं दीप जी, ये 3 कौन से चुनूं, फिल्टर कैसे 3 सबसे बढ़िया और 3 सबसे खराब कौन से चुनूं। लेकिन वही सबसे बढ़िया चीज़ है आपके लिए रिफाइंड एकदम परफेक्ट रिसर्च आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर वक्त निकालने के लिए और रिजल्ट एक्स-रे फिर से इस सीजन का शुरुआत करने के लिए आज से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे और एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी तैयार है। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक है L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में होने के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमें लास्ट 10-15 दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिला है और अभी ये स्टॉक ऊपर का मूव दिखाने को, वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 5900 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 5800 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 6000 का पहला टारगेट बनेगा और 6150 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो L&T इन्फोटेक में खरीदारी करें आज और आने वाले दिनों में स्टॉक में यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 6000 से 6150 के टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक जिसके आए दमदार नतीजे। वरिंदर ने भी अभी कहा नतीजों के दम पर सबसे ऊपर रखा जाए इस स्टॉक को। आइए कुछ और दमदार नतीजे हैं। जरा कैश मार्केट का एक स्टॉक है रूट मोबाइल और इस पर अविनाश जी अपनी राय दीजिए। रिजल्ट्स इसके भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय 15% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 25%, मार्जिन्स लगभग 1% बढ़कर 11.25% के आसपास है और मुनाफे में 25% की बढ़त। रूट मोबाइल महंगा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। 2265 खरीदें या इंतजार करें? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए रूट मोबाइल एक प्लेटफॉर्म बिजनेस चलाता है और जिस प्रकार से इनका मोबाइल का वैल्यू एडेड बिजनेस है, हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में ये और तेजी पकड़ेगा। डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, इनको डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो खरीदे। मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयर्स में हमको लग रहा है कि बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़ी है और हो सकता है कि FY22 और 23 बहुत ही बढ़िया साल हो। वैल्यूएशंस महंगे रहेंगे और आगे भी रहेंगे, तो ऐसे शेयर्स में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पे फोकस करें। पी मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो ये शेयर कभी भी हम खरीदेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा और यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स अगले साल 1.5 साल में पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल में इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए बन सकती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए। 21 अक्टूबर यानी आज है 19, कल परसों बोर्ड बैठक होने वाली है। बोनस शेयर मिल गया, बोनस भाव से तो बोनस मिल चुका है, 800 रुपए के भाव पे है, बोनस ही है, लेकिन फिर भी देगी कंपनी बोनस। बताएं चार्ट्स। अनिल जी चार्ट्स पॉजिटिव है, 796 पे चल रहा है, नीचे में 765 से लेकर 768 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और खास बात क्या है इस चार्ट की कि स्टॉक ने एक बढ़िया रैली दी है, नीचे से एक बढ़िया रैली दी है और काफी लोगों ने मिस करा है। बट इतनी बढ़िया रैली के बाद भी स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है अभी तक। अगर हम देखें तो कोई भी लीडिंग इंडिकेटर यहाँ पर गिरावट के संकेत नहीं दे रहा है। तो जिनके पास है बने रहे, 765 का एक पोजिशनल बेसिस का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की राय है। तो बने रहे, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है। इन्फो एज, Naukri.com, सिमी जी इसके चार्ट देखिए। पॉलिसी बाजार के IPO को मंजूरी मिली है और इसका फायदा इन्फो एज को भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। स्टॉक ऑलरेडी 7000 तक पहुंच चुका है, क्या और तेजी बाकी है? सिमी जी आप म्यूट पर हैं। फ्रेम भी आपकी जो टीवी पर दिख रही है वो किरण जी के एकदम पास वाली है। सॉरी अच्छा सॉरी, हाँ म्यूट में ही था। 7000 तो आ चुका है और नौकरी में, पर मुझे लगता है कि 10,000 भी आने में जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नौकरी करंट लेवल पर भी खरीदने का ही सलाह होगा या छोटा मोटा डीप मिल
है तो भी खरीदिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 6800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, पहला टारगेट होगा 8000 और 8000 के बाद 9900। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है और कोई भी मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन भी नहीं है। एक महीने का कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट परसों आया था, कल थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ये स्टॉक आगे भागेगा। मुझे लगता है कि एकदम मतलब 8,500-9,000 का टारगेट के लिए करंट लेवल पर भी नौकरी को खरीदा जा सकता है। ये बहुत ही जल्दी 8,500-9 का टारगेट अचीव करेगा। ओके, भारती एयरटेल, कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए। टेलीकॉम कंपनी के लिए थोड़ी राहत की खबर है, होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि जो कुछ भी एजेआर का बकाया है इन कंपनियों का, उन्हें प्रेफरेंस शेयर के जरिए इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि उन्हें तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एक पर्टिकुलर डिविडेंड मिलता रहेगा और कंपनियों के लिए भी थोड़ा आसान काम हो जाएगा। इसके लिए डीओटी ने कंपनियों से राय मांगी है। राहत की खबर भारतीय एयरटेल के लिए। और दूसरी बात ये, भारतीय एयरटेल की आज 12:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आदर्श नायर साहब हैं जो उनके चीफ प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस ऑफिसर है। ये भी नई डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस ऑफिसर है, इसका क्या मतलब होता है? आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर शायद। चीफ प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस, एनी आइडिया एक्सपीरियंस ऑफिसर क्या होता है? किसी को कुछ पता है? कुणाल जी आप छोड़ दिए, आप तो चार्ट देखिए, आपको तो भारतीय एयरटेल का जवाब देना, बाकी 5 जनों के लिए सवाल। चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर मैंने पहली बार ही सुना। आई थिंक कस्टमर्स को लेकर ओके, कस्टमर का एक्सपीरियंस के साथ आई गेस, ठीक है, चलिए गेस ले रहा हूं। बताइए भारतीय एयरटेल के चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है भारतीय एयरटेल का, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, तेजी बनी, वापस करेक्शन होता हुआ दिख रहा है और करेक्शन मुझे लगता है अनिल जी अब यहां समाप्त हो जाएगा क्योंकि इन्हीं स्तरों के आसपास सपोर्ट है। तो मेरी राय में अनिल जी यहां पर इन स्तरों पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस 665 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 730 735 के लेवल्स दिखाएगा और उसके ऊपर भी जाने की ताकत रखता है, तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय। जेएसपीएल, यहाँ पर एक बढ़िया अपग्रेड आया है आज एफआईज की तरफ से। और सिमी जी कल आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, सुबह आपने फोन अ फ्रेंड जो किया था उसमें आपने रिकमेंडेशन दिया था कि जेएसपीएल खरीदना चाहिए और जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी दमदार है। जेएसपीएल पर टारगेट रखा है 576 रुपये का, 576, यानी कि जहाँ बंद हुआ है कल वहाँ से 125 रुपये ऊपर। सीएलएसए की रिपोर्ट बताएं। पुलिस और मुझे लगता है कि पूरा जो स्टील सेक्टर में जो भी मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम अभी मेंटेन होने वाला है। एक आध दिन का कंसोलिडेशन कोई भी स्टॉक में हो सकता है, पर ओवरऑल पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, किसका नेम लेना है ले लीजिए। मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर में मोमेंटम है और ये मोमेंटम मेंटेन करने वाला है। मेरा जो टारगेट कल के लिए था वो था 468 और 476, ये 2 टारगेट्स हासिल हो जाएगा तो ही इसमें फ्रेश मोमेंटम मैं देखूंगी। और मेरा ओवरऑल टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 500 के आसपास का है, तो 500 का लेवल क्रॉस करेगा ऐसा मैं भी समझती हूँ। पर स्टॉप लॉस 440 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। 500 तक का टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसपीएल में खरीदारी करने की राय। छोटा स्टॉप लॉस 12 रुपये 440, 500 तक की तैयारी ऊपर में धीमे धीमे इस स्टॉक के लिए।